हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सोशियोलॉजी क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र एक ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो किसको अग्रभाग में रखता है, अर्थात अपने उसकी विशेषता में अग्रभाग किसको रखा जा सकता है? व्यक्ति को, अनूठी सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक यहाँ पे अंतःक्रिया होना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया को, या संस्कृति को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा जो समाजशास्त्र की एक ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन शामिल होता है। अगला है, प्रकारवादी की धुरी कार्य पद्धति है। तो प्रकारवादियों की धुरी कार्य पद्धति में शामिल होता है अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालयी कार्य, क्षेत्रीय कार्य या विषय वस्तु विश्लेषण। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्षेत्रीय कार्य। अगला है, मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई के, मी के, ईगो के या सुपर ईगो के? तो मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य जो है और महत्वपूर्ण अन्य जो है वह मुझे या मी को सृजनकर्ता के रूप में सम्मिलित करते हैं। अगला है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर होता है। समष्टि से व्यष्टि के सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द हस्तांतरण, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक हस्तांतरण, मध्य विन्यास के सिद्धांतों का विकास, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा कि समाजशास्त्री तथा आधुनिक समाजशास्त्री का जो दृष्टिकोण है इसके बीच अंतर होता है कि यह समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण का निःशब्द हस्तांतरण है, अर्थात सूक्ष्म से बृहद तक बढ़ने का एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। अगला है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता है? विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकारवादी या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत डार्विन के उद्विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। अगला है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रादुर्भूत या प्रकट प्रकार, श्रम विभाजन, समावस्थान या प्रकार्यात्मक एकता? तो पार्सन्स का जो विश्लेषण का सिद्धांत है वह समावस्थान से संबंधित है। अगला है, किसने द अपनी समूह दी स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की वागिमिकता प्रश्न अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है यह प्रारंभ किया है? तो किसने कहा कि द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की में इस वागिमिकता प्रश्न की चर्चा की है कि स्पेंसर को कौन पढ़ता है? दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर या पैरेटो? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पार्सन्स का कथन है। इन्होंने अपनी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक में कहा है कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है। अगला है, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? प्रत्यक्षवाद, उद्विकासवाद, प्रकारवाद, विसरणवाद? तो जो है दृश्य घटना विज्ञान जो है प्रत्यक्षवाद का आमूलचूल विकल्प माना जाता है। अगला है, अभिकथन दिया है प्रकार्यात्मक मानव समाज की सामाजिक व्यवस्था समझता है और जो कि अंतः संबंधित अंशों जो इकट्ठे समग्र बनाते हैं का समुच्चय है। तो प्रकार्यवाद जो है मानव समाज की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए है, जिससे जो उनसे संबंधित अंग है, जिससे समाज जुड़ा हुआ है, उसके समुच्चय को समझने का कार्य करता है। तो यह कथन हमारा सही है। कारण दिया है कि शिक्षा और धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं होगा को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जाता है बजाय इसकी पृथक इकाई के रूप में।
तो कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु जो है ये इसकी व्याख्या भी है। अगला है C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है जीवंत वृत्त, समाज वृत्त, इतिहास, भूगोल या निर्जाति वर्णन। तो C.W. मिल्स का जो संदर्भ दृष्टिगत होता है वह जीवन वृत्त और इतिहास से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला है C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो कि इनमें से उच्च अधिकारी पदों पर काबिज होते हैं, बड़े निगमों पर, सेना में, संघीय सरकार में या राजतंत्र अधिकारी के रूप में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बड़े व्यापार के निगमों में, सेना में और संघीय सरकार में जो है उन्हें इन्होंने उच्च पदाधिकारी के पदों पर और इन्हें अभिजन शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं C.W. मिल्स। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी 1, 2 और 3। अगला है निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आर डेहरनडॉर्फ या आर कॉलिंस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, बाध्यता संयोजित समितियों के रूप में इन्होंने वर्ग को परिभाषित किया है आर डेहरनडॉर्फ ने। अगला है आर डेहरनडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? पूंजी का अपघटन से, श्रम का विभेदीकरण से, हीरक समान वर्ग की संरचना से या संघर्ष के विनिमय एवं संस्थागत करण से। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा सभी होगा। डेहरनडॉर्फ ने उत्तर पूंजीवाद के रूप में पूंजी के अपघटन, श्रम का विभाजन, हीरे के समान वर्ग संरचना की बात कही है, संघर्ष के विनिमय तथा संस्थाकरण का बात इन्हों करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की धारणा का उपयोग किसने किया है? तो आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की जो धारणा की चर्चा करते हैं एस फ्रायड है, C.H. कुले हैं, M. जॉनसन है या G.H. मीड है। तो यहाँ G.H. मीड ने जो है मैं और मुझे की सिद्धांत की चर्चा की है। इन्होंने अपने सामाजिक करण के सिद्धांत को मैं और मुझे के सिद्धांत के रूप में बताया है। अगला है सामाजिक परिघटना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाते हैं? जे अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, R.K. मर्टन या जुर्गीन हैबरमास। तो जुर्गीन हैबरमास ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत को नहीं अपनाया है। हैबरमास को आलोचनात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, अलेक्जेंडर नव प्रकार्यवादी हैं, किंग्सले डेविस और R.K. मर्टन ने प्रकार्यवाद की चर्चा की है। अगला है यह धारणा निम्नलिखित में से किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण है? प्राधिकार से यहाँ सत्ता, तो सत्ता जो है किसने चर्चा की? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, आर कोलिंस ने या डेहरनडॉर्फ ने। तो सत्ता की जो बात करते हैं सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत में का मुख्य कारण के रूप में सत्ता को आर डेहरनडॉर्फ देखते हैं। इन्होंने शक्ति और सत्ता को कहा है कि यह जो है संघर्ष का मुख्य कारण है। व्यक्ति सत्ता पाने के लिए ही संघर्ष करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति, नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? T. पार्सन, R.K. मर्टन, W.E. मुरे और H.M. जॉनसन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, R.K. मर्टन ने जो है प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में परिस्थिति को विभाजित या वर्गीकृत किया है।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किया है या उपयोग किया है? आर कोलिंस, एल कोजर, ई दुर्खीम या एच ब्लूमर? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आर कोलिंस, जो है अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का इन्होंने अपनी अवधारणा के रूप में प्रयोग किया है। अगला है, मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते हैं, बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, प्रदत्त एवं संरचित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह वक्तव्य संबंधित है कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर या राल्फ डेहरनडार्फ? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा कार्ल मार्क्स है कि मनुष्य जो है परिस्थितियों के वश में, उनका जो इतिहास है मनुष्य स्वयं न बनाकर परिस्थितियों के अनुसार बनता है। भूतकाल के का जो प्रभाव है वह व्यक्ति के भविष्य पर पड़ता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। अगला है, सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। यह कथन किसका है? अल्थ्यूजर का, एच ब्लूमर का, पी ब्लाउ का या जी.एच. मीड का? तो जी.एच. मीड का कथन है कि सरल अर्थ में जो चिंतन होता है वह अर्थगर्भित अर्थात तार्किक या अर्थ से जुड़ा हुआ वह भावभंगिमा है जिससे एक व्यक्ति दूसरे को आंतरिक या अंतर्निहित वार्तालाप के रूप में शामिल करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत की पर काम किया है? राल्फ डेहरनडार्फ, लुईस कोजर, आर कॉलिंस या मार्क्स? तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सी, रेंडन कॉलिंस जो है सूक्ष्म समेकित संघर्ष की चर्चा करते हैं। अगला है, वर्ग स्थिति की प्रमुख संकल्पनाओं में निम्नलिखित में से कौन से वर्ग स्थिति के आधार नहीं है? संपत्ति, आय, प्राधिकार, जाति? तो यहाँ पूछा है आधार नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आय और जाति को जो है वर्ग स्थिति के निर्धारण के रूप में शामिल नहीं किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्नता या प्रसन्न क्षमता कार्य रूप में परिणाम होता है जब लोकतंत्र संस्थानीकृत होता है, उत्पादकों के लक्ष्य निरूपण होते हैं, पूंजीवादी अवस्था में या आदिकालीन अवस्था में। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव की जो प्रच्छन्न क्षमता कार्य के रूप में देखा जाता है जब उत्पादन के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? जी.एच. मीड, एर्विन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम तथा हर्बर्ट स्पेंसर, एडवर्ड विल्सन तथा चार्ल्स डार्विन? तो बौद्धिक मूल स्रोत के जो है संघर्ष सिद्धांत के जो मूल माने जाते हैं वह कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को माना जाता है। इन्होंने समाजशास्त्री सिद्धांत में संघर्ष के सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत के बारे में चर्चा किया है। अगला है, नीचे दो वक्तव्य हैं, एक अभिकथन है तथा दूसरा कारण कहा गया है। अभिकथन है कि लेविस कोजर जो और रैंडल कॉलिंस दोनों को संघर्ष का विचारक के रूप में रखा जाता है अर्थात संघर्षवादी विचारक हैं। यह कथन सही है। दोनों समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्यात्मक पर बल देते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यह गलत है। तो राइट आंसर जो होगा कथन हम अभिकथन ए सही है और आर गलत है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। तो यहाँ जो दोनों है तो यहाँ ए सही होना चाहिए था, आर गलत। ए सही आर गलत, तो राइट आंसर हमारा हो जाता ए सही आर गलत। तो यहाँ पे जैसे
अब विकल्प ही गलत दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है अब कथन सही है और कारण गलत दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण हैं प्रजाति संघर्ष तथा विकास वंचन, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरतावाद तथा आतंकवाद। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय विद्रोह होते हैं वह प्रजाति संघर्ष और विकास वंचन से संबंधित है। अगला है अभिकथन है टाउनशेंड पर बल देकर कही गई है कि वस्तुनिष्ठ रूप से गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कारण दिया है कि समाजों के लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य की सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। तो यहाँ जो होगा कथन तो दोनों सही है कि टाउनशेंड ने बल देकर कहा है कि गरीबी का केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और कारण भी दिया है कि समाज के लोगों की जो आवश्यकता होती है और खाद्य सामग्री का उपभोग होता है उसकी निर्धारण के अनुसार होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित अभिप्रेरित होते हैं। संघर्ष का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, अंतर व्यवहार का सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा विनिमय का सिद्धांत होगा कि विनिमय के सिद्धांत के अंतर्गत लोग एक दूसरे से अंतर व्यवहारिक अर्थात व्यवहार रखते हैं और उस व्यवहार को रखने में उनका स्वयं अपना हित जो है प्रेरित करता है। अगला है इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन विचार किसकी देन है? कार्ल मार्क्स की, मैक्स वेबर की, लेविस कोजर की या राल्फ डेहरनडॉर्फ की। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, राल्फ डेहरनडॉर्फ का यह सिद्धांत है। इम्पेरिटिकली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन सिद्धांत या संघर्ष के सिद्धांत से संबंधित है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जुकाम के कारण थोड़ा गला बैठा हुआ है तो मैनेज कीजिए।